मैं पूजा शर्मा आप सभी का एक बार फिर से एनटीटी क्लास में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सिलेबस में पहले 4 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 जो कि आप लोगों को मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के सिद्धांत, आज हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर मिलेगा 94। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। अनुशासन का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट करें। क्लैरिफाई द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, आंसर देखते हैं इसका। अनुशासन का अंग्रेजी पर्याय यानी कि डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति डिसल्पल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है छात्र, शिष्य, शिक्षक का अनुगामी, आज्ञा पालन करना। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा डीप समझते हैं। अनुशासन शब्द का प्रयोग नियमों का, कर्तव्यों का, मर्यादाओं का पालन करने के लिए किया जाता है। जब व्यक्ति अपने आवेगों पर नियंत्रण रखकर सामाजिक नियमों या मर्यादाओं का अनुसरण करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। अब देखो, जब हमें अनुशासन के बारे में बताया जाता है तो हमें व्यक्तित्व में परिपक्वता और विचारों में गहराई लानी पड़ती है और सामाजिक संगठन की नींव और दृढ़ करनी पड़ेगी। अनुशासन आचरण की दृष्टि से व्यक्ति को सफल एवं सबल बनाता है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि अनुशासन का हमारी जिंदगी में, हमारी शिक्षा में क्या महत्व है। ठीक है, तो इसमें देखो आपको अलग अलग तरह के प्रकार मिलेंगे, फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन। देखते हैं, हमारी शिक्षा के तहत जो अनुशासन है वो 5 रूप के होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक अनुशासन, आधिकारिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन, या फिर आप इसमें पढ़ेंगे व्यक्तित्व अनुशासन या फिर व्यावसायिक अनुशासन। अब देखो होता क्या है, पहला मैंने आपको बताया प्राकृतिक अनुशासन। अब इसी को पढ़ने जा रहे हैं। प्राकृतिक अनुशासन के समर्थक रूसो और स्पेंसर के मत अनुसार बालक को प्रकृति के ऊपर छोड़ देना चाहिए। उसे स्वयं स्वाभाविक अनुशासन का विकास करना चाहिए। प्रकृति के अनुसार कार्य करने पर उसे सफलता प्राप्त होगी तथा विपरीत दिशा में कार्य करने पर असफलता मिलेगी। यानी कि जो अनुशासन वो प्राकृतिक रूप से सीख पाएगा उसमें व्यक्ति को सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह के अनुशासन जो हम ग्रहण करते हैं उसी को क्या बोला जाता है? प्राकृतिक अनुशासन। उसके बाद आता है आधिकारिक अनुशासन। इस अनुशासन से आशय बड़ों के अधिकार में रहना है। बालक परिवार में माता पिता आदि की आज्ञा का पालन करता है तथा विद्यालय में शिक्षक व प्रधानाचार्य इन सभी की आज्ञा का भी पालन उसे करना पड़ता है। इस प्रकार उसे परिवार और विद्यालय की आज्ञा का पालन करने की आदत पड़ जाती है। तो इस तरह से जो अनुशासन हमने ग्रहण किया उसे क्या बोला जाता है? आधिकारिक अनुशासन। उसके बाद आता है सामाजिक अनुशासन। जब हम समाज में गए, वहाँ की हमने क्रियाएं देखी, उन क्रियाओं को देखकर जो अनुशासन हमने ग्रहण किया उसी को क्या बोला जाता है? सामाजिक अनुशासन। उसके बाद आप पढ़ोगे व्यक्तिक अनुशासन। ये अनुशासन हम आत्मानुशासन या आत्म नियंत्रण भी इसको कहा जा सकता है।
जब व्यक्ति का पूर्ण मानसिक विकास हो चुका है और उसे अच्छे और बुरे में अंतर समझ आने लगता है, तब वह अनुशासन प्रारंभ होता है। यानी कि आपके अपने जो चिंतन से आपने अनुशासन सीखा, उसी को क्या बोलते हैं? व्यक्तिक अनुशासन। उसके बाद आता है व्यावसायिक अनुशासन। व्यावसायिक अनुशासन इस तरह का अनुशासन है जिसमें अपने व्यवसाय में ईमानदार, निपुण, सूझबूझ वाला या समय के पाबंद व्यक्ति इस कैटेगरी में आते हैं। एक प्रकार से व्यवसाय जीवन का दूसरा नाम है। व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को वे गुण अपनाने चाहिए जिनसे वह अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो इसको बोला जाता है व्यावसायिक अनुशासन। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो आप लोग AFCA कंप्यूटर सेंटर हिसार में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए कॉन्टैक्ट आप लोगों की स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं क्या डाउट है। अगर वहाँ पर आपकी जो भी क्वेरी है वो क्लियर नहीं हो पा रही तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। स्वामी विवेकानंद की शैक्षिक विचारधारा का संक्षेप में वर्णन करें। व्हाट आर द मीन्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू विवेकानंद। ठीक है, देखते हैं विवेकानंद की शिक्षा के बारे में क्या विचारधारा थी। स्वामी जी का जन्म कोलकाता में सन 1863 ईस्वी में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने कॉलेज स्तर पर शिक्षा प्राप्त की। वे अत्यंत परखर बुद्धि वाले तेजस्वी छात्र थे। उनके प्रधानाचार्य उनके विषय में कहते थे, नरेंद्रनाथ दत्त वस्तुतः प्रतिभाशाली है। मैंने विश्व के विभिन्न देशों की यात्रा की है, किंतु किशोर अवस्था में ही इनके समान योग्य एवं महान क्षमताओं वाला युवक मुझे जर्मन विश्वविद्यालय में भी नहीं मिला। ठीक है, तो ये सारी जो है इनकी अलग अलग तरह से इनके जो भी शिक्षक रहे या इनके जो प्रधानाचार्य रहे, उन्होंने इनके बारे में अपने उल्लेख दिए। ठीक है, तो इसको आप सेल्फ बेस पे भी रीड कर सकते हो। मेन हम इसमें पढ़ेंगे कि शिक्षा दर्शन के आधारभूत इनके सिद्धांत क्या थे। तो इनका कहना था शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। शिक्षा ऐसी हो जिससे चरित्र का गठन हो सके, जिससे गुरु गृह में ही प्राप्त की जा सके। नारी शिक्षा का केंद्र धर्म होना चाहिए। जनसाधारण को शिक्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय एवं मानवीय शिक्षा परिवार में प्रारंभ होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के कुछ सिद्धांत थे जो हमें स्वामी विवेकानंद ने दिए। अब इनकी देखो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। स्वामी जी के अनुसार यदि शिक्षा देश प्रेम की प्रेरणा नहीं देती है तो उसको राष्ट्रीय शिक्षा नहीं कहा जा सकता। देश प्रेम के अतिरिक्त स्वामी जी के अनुसार शिक्षा के अन्य उद्देश्य भी थे, जैसे कि मानव का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, धार्मिक, नैतिक, चारित्रिक, व्यावसायिक विकास करना शिक्षा के अंतर्गत आता है। मानव में आत्म नियंत्रण, आत्म त्याग, ठीक है, आत्म ज्ञान, इन सब का भी विकास करना। मानव में मानव प्रेम, समाज सेवा, इन सब का भी विकास करना हमारी शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो इस तरह के कुछ उल्लेख थे जो हमें स्वामी विवेकानंद ने दिए। इनकी शिक्षण विधि भी थी, जैसे कि अगर हम वित्त वृत्तियों के विरोध के लिए योग विधि का प्रयोग करें तो उचित रहेगा। शिक्षण के गुणों और आदर्शों के अनुकूरण हेतु
अनुकरण विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। मन को एकाग्र करने हेतु केंद्रीयकरण एवं तर्क विधि का हमें त्याग करना चाहिए। छात्रों को सुझाव करने हेतु व्यक्तिगत निर्देशन एवं परामर्श विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इनका मानना था कि शिक्षण विधि अपनाकर हम अपनी शिक्षा का विकास कर सकते हैं। अनुशासन के बारे में देखते हैं कि स्वामी का क्या कहना था। स्वामी विवेकानंद के अनुसार अनुशासन का अर्थ है अपने व्यवहार में आत्मा द्वारा निवास होना। अनुशासन के संबंध में उनके विचार प्रकृतिवाद से मिलते जुलते हैं। उनका कहना था कि बालक को अनुशासन सीखना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए और उन पर अनुचित दबाव भी नहीं डालना चाहिए, बल्कि कुछ भी सीखने के लिए उन्हें स्वतंत्रता देनी चाहिए। ठीक है, ये उनके कुछ अनुशासन उल्लेख थे। स्त्री शिक्षा के बारे में भी उन्होंने अपनी बातें रखी, जैसे कि स्वामी जी स्त्रियों की दीनहीन दशा से अत्यंत शुबद्ध थे। वे चाहते थे कि उन्हें समाज में श्रेष्ठ एवं परम आदरणीय स्थान प्राप्त हो। वे स्त्रियों की शिक्षा के पक्षपाती थे तथा देश के विकास के लिए उन्हें उत्थान पर बल देते थे। ठीक है, तो वो यही चाहते थे कि जो स्त्रियां हैं वो शिक्षित हों और जो भी समाज के सुधार कार्य हैं उनमें बढ़ चढ़कर भाग लें। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पर है। शिक्षा के साधनों से क्या अभिप्राय है, इनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करो। तो देखो क्या होता है, सर गॉड क्रे थॉमसन के अकॉर्डिंग व्यापक अर्थ में संपूर्ण वातावरण में कुछ तत्व अधिक महत्वपूर्ण हैं जो शिक्षा से विशेष रूप से संबंधित हैं, जैसे परिवार, स्कूल, धर्म, प्रेस, व्यवसाय, सार्वजनिक जीवन, मनोरंजन तथा प्रिय कार्य, इन सभी के अंदर स्पष्ट है। शिक्षा केवल विद्यालयों में ही नहीं मिलती, अपितु यह व्यवसाय, सार्वजनिक जीवन, मनोरंजन और प्रिय कार्य आदि से भी मिलती है। ठीक है, तो ये सब कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम पढ़ सकते हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी अलग परिभाषाएं दी हैं, तो जो भी आप बहुत इजीली कैच कर पाओ आप सिर्फ वही याद रखो। ठीक है, आगे हमें बताया गया है कि शिक्षा के साधन क्या क्या हो सकते हैं, तो हमें इन्हें अलग अलग वर्गीकरण में बांटा है, जिसमें पहला वर्गीकरण जिसमें हमने शिक्षा के साधनों को 2 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे साविधिक एवं औपचारिक, दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे आविधिक एवं अनौपचारिक। दूसरा वर्गीकरण आता है जिसके अंदर निष्क्रिय एवं सक्रिय साधन आते हैं। सक्रिय के अंतर्गत हम धर्म, विद्यालय, संस्थाएं, समाज, राज्य, क्लब आदि पढ़ेंगे, जबकि निष्क्रिय साधनों में टेलीविज़न, प्रेस, रेडियो, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा वर्गीकरण आता है जिसमें हम अलग अलग 4 साधन पढ़ेंगे शिक्षा के, जैसे कि साविधिक यानी कि फॉर्मल, जिसमें विद्यालय, धार्मिक संस्थान ये सब आएंगे। दूसरा आता है अविधिक यानी कि इनफॉर्मल, जैसे कि परिवार, समाज, राज्य, ये सभी। तीसरा हम पढ़ेंगे व्यवसायिक साधन, जैसे कि प्रेस, टेलीविज़न, ठीक है, जो भी चलचित्र, पत्र पत्रिकाएं, ये सभी साधन हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अव्यवसायिक साधन, यानी कि खेल कूद, नाट्य संघ, समाज कल्याण, ये सभी अव्यवसायिक साधन के अंतर्गत आते हैं। तो सभी वर्गीकरण को कुल 2 वर्गों में रखा गया, यानी कि साविधिक और आविधिक। ठीक है,
अब हमने जैसे ऊपर पढ़ा कि शिक्षा का पहला वर्गीकरण दो भागों में बांटा था। पहला आता है साविधिक एवं औपचारिक। अब होता क्या है, ब्राउन ने शिक्षा के साविधिक और औपचारिक साधनों को व्यक्ति की नियोजित तथा विधिवत शिक्षा के लिए आवश्यक माना है। जैसे कि औपचारिक शिक्षा के अभाव में जटिल समाज के साधनों तथा सिद्धांतों को हस्तांतरित करना संभव नहीं है। एक ऐसे अनुभव की प्राप्ति का द्वार खोलती है जिसको बालक दूसरे के साथ रहकर अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। शिक्षा के औपचारिक साधनों में विद्यालय, चर्च, पुस्तकालय, पुस्तकें, ये सभी आते हैं। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे शिक्षा के अनौपचारिक या अविधिक साधन। शिक्षा के अनौपचारिक साधनों में परिवार, समुदाय, ये सभी आते हैं। तो ये शिक्षा के अनौपचारिक साधन हैं। इन साधनों द्वारा व्यक्ति देश, काल तथा परिस्थिति से अनुभव प्राप्त करता है। अनौपचारिक साधन बालकों में रुचि का विकास करता है और वातावरण में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, आगे अलग अलग वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपनी अलग अलग राय रखी। तो जो भी आपको बहुत इजीली समझ आता है आप सिर्फ वो पढ़ो। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि शिक्षा के सक्रिय एवं निष्क्रिय साधन, इसमें भी अलग अलग भागों में इसको बांटा गया है। जैसे कि अब अगर हम बात करें, आजकल जो पत्रकार है उनके द्वारा शिक्षा भी सक्रिय साधन के रूप में विकसित हुई है। लेकिन शिक्षा के साधन के कुछ दोष भी हैं, जैसे कि अनौपचारिक साधनों से संपूर्ण विश्व को ज्ञान देना संभव नहीं है। समय और व्यक्ति अधिक व्यय होते हैं। बल, सामान्य ज्ञान और अनुभव ही प्रदान किए जा सकते हैं। विरोधीकरण की गुंजाइश नहीं है। अवगुण विकसित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप सभी को समझ आया होगा। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखो इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। धर्म और शिक्षा में क्या संबंध है? यह एक दूसरे को किस प्रकार से या किस रूप में प्रभावित करती है? देखो, धर्म मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विकास के लिए आवश्यक ज्ञान और क्रियाओं का योग है। और किसी भी प्रकार के ज्ञान और क्रियाओं के विकास एवं प्रशिक्षण का साधन आध्यात्मिक ज्ञान या क्रियाओं के विकास एवं प्रशिक्षण का भी साधन है। तब स्पष्ट है कि धर्म और शिक्षा में संज्ञा और क्रिया का संबंध है। शिक्षा उन उद्देश्यों की प्राप्ति में मनुष्य की सहायता करती है और धर्म उन उद्देश्यों को पूरा करने की राह बताता है। तो देखो, हम इन दोनों के आपस में किस प्रकार से या किस रूप से एक दूसरे को प्रभावित करती है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है धर्म का शिक्षा पर प्रभाव। आज किसी भी समाज की शिक्षा उसके धर्म संदेश, उसके स्वरूप, अर्थव्यवस्था, तथ्यों और वैज्ञानिक आविष्कारों का निर्भर करती है। ये किसी समाज की शिक्षा के मूल आधार हैं। आज संसार के प्राय सभी देशों में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व है। इसलिए उस पर सर्वाधिक पकड़ राज्य की है, परंतु राज्य भी न ही जनता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। ठीक है। सेकंड आता है धर्म और शिक्षा के उद्देश्य। लोकतांत्रिक देशों में यदि लोकतांत्रिक सिद्धांतों की शिक्षा पर बल उठता है तो साम्यवादी देशों में साम्यवादी सिद्धांतों को शिक्षा पर बल रहता है। पर किसी भी देश में शिक्षा के उद्देश्य निश्चित तो व्यक्ति ही करते हैं और व्यक्तियों पर धर्म विशेष का प्रभाव होता है।
तब वे धर्म विरुद्ध उद्देश्य जैसे निश्चित कैसे कर सकते हैं? संसार के अतिरिक्त देशों में धार्मिक संस्थाएं, कुछ शिक्षा संस्थाएं भी चल रही है और इन संस्थाओं में शिक्षा का उद्देश्य धार्मिक और नैतिक शिक्षा देना भी है। तो इस तरह से धर्म और शिक्षा अपने अपने अलग उद्देश्य पूर्ण करती है और उन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे धर्म और शिक्षण विधियाँ। ये आज शिक्षण विधियों पर सर्वाधिक प्रभाव मनोविज्ञान का है, परंतु प्रारंभ में शिक्षण विधियों का विकास धर्म दर्शन प्रतिपादकों और प्रचारकों ने किया था। उनके द्वारा विकसित उपदेश और क्रिया विद्याओं का आज भी उपयोग होता है। आत्मा को पूर्ण मानने वाले धर्म, आत्मा क्रिया और योग की विधियों को शिक्षण सर्वोत्तम विधि मानते हैं। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे धर्म तथा शिक्षण। संसार के सभी धर्मों में गुरु का बड़ा महत्व है। सामान्य जन अपने धर्म गुरु को सर्वाधिक मानते हैं और उन्हें श्रद्धा नमन करते हैं। इस पर प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नज़र आता है। सामान्य जन विद्यालयी शिक्षकों को भी आदर की दृष्टि से देखते हैं। सामान्यतः सभी धर्म शिक्षकों को समर्पित भाव से शिक्षण कार्य करने का उपदेश देते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे धर्म तथा शिक्षार्थी। संसार के सभी धर्मों में शिक्षार्थियों को संयमित जीवन जीने और शिक्षक को सम्मान करने का उपदेश है। किसी भी समाज की शिक्षा में आज भी विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों से यही आशा की जाती है। यह बात अवश्य है कि धर्म प्रधान समाजों में इस बात पर विशेष बल है, तभी धर्म को शिक्षा में स्थान न देने वाली समाजों में अपेक्षाकृत कम धर्म शिक्षार्थियों को तथा सभी मनुष्यों का सच्चा मार्गदर्शन है। उसके बाद आता है धर्म और विद्यालय। विद्यालय तो समाज के आदर्श प्रतिनिधि होते हैं। जिस समाज में जिस धर्म को माना जाता है उसका प्रभाव उसके विद्यालयों में साफ दिखाई देता है। ठीक है। तो इस तरह से धर्म हमारे विद्यालय पर भी प्रभाव डालता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षा का धर्म पर क्या प्रभाव है। यदि एक और बात यह सत्य है कि धर्म शिक्षा को प्रभावित करता है, तो ये बात कहना भी गलत नहीं होगा कि शिक्षा भी हमारे धर्म को प्रभावित करती है। तो इससे हमारा निष्कर्ष ये निकलेगा कि हम धार्मिक अंधविश्वासों से दूर होते जा रहे हैं, पर हम धर्म से दूर हो रहे हैं, ये बात सत्य नहीं है। आज भी हमारे संपूर्ण जीवन में धर्म का अपना प्रभाव है और शिक्षा का अपना प्रभाव है। जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उससे हम धर्म के उचित और अनुचित रूप को समझ पाते हैं, और जो धर्म में हमने अपना जीवन व्यतीत किया उससे हम शिक्षा को भी उचित रूप से ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है। तो एक दूसरे पे ये क्या है, पारस्परिक निर्भर होती है। समझ आया आप सभी को? तो आज के लिए हम यही पढ़ेंगे। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट है तो मैं आपसे बार बार ये निवेदन करती हूँ कि आप लोग मुझे अपना डाउट बताएं। अगर कुछ भी जानकारी आपने लेनी है किसी भी तरह की, तो आप जो नंबर स्क्रीन पर स्क्रॉल होता है इस पे बातचीत कर सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को आप लोग लाइक करो, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो। बाकी की जो आपका लेक्चर है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।